Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Dear viewers, as you know, we are discussing about American literature. American literature के अंदर हमने अपने जो राइटर है आर्थर मिलर उसकी बायोग्राफी को डिस्कस कर लिया था एंड वी हैव डिस्कस्ड के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो ड्रामा पढ़ने वाले डेथ ऑफ अ सेल्समैन इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सेटिंग, जॉनरा, नरेशन, characters, themes, symbols, each and everything we will discuss in this video. और इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह हम इसकी पूरी की पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे. So without wasting of time, let's discuss about a drama, Death of Salesman. Death of Salesman को डिस्कस करने से पहले you need to keep in mind 5 things. 5 चीजें अपने जहन के अंदर अच्छे से बिठा लीजिएगा इस ड्रामा को डिस्कस करने से पहले. Number 1, अमेरिकन ड्रीम. व्हाट इज बेसिकली अमेरिकन ड्रीम इज. आपको पता है कि अगर बायोग्राफी आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है कि इन दैट बायोग्राफी वी हैव डिस्कस्ड वन थिंग कि अमेरिका के अंदर 10 साल का एक ड्यूरेशन आया था एक डिकेड का जो स्टार्ट हुआ था 1929 से 1939 तक और इस 10 साल के जो दौर है उसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है जब जो अमेरिका की मईशत वो टोटली तौर पे नीचे आ चुकी. अब इसी चीज को देखते हुए उन्होंने लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको एक ख्वाब दिखाया. अमेरिका ने लोगों को एक ख्वाब दिखाया कि अमेरिका के अंदर रहते हुए जो बंदा मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, दिल से काम करेगा, वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा. ये लोगों के जहन के अंदर उन्होंने चीज डाल दी कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे अमेरिका के अंदर रहते हुए, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है ये अमेरिका ऊपर जा रहा था उस वक्त, तो लोगों के अटेंशन लेने के लिए अपनी इकोनॉमी जो नीचे गिर चुकी थी उसको ऊपर लाने के लिए उन्होंने लोगों को एक ड्रीम दिखाया कि अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं और मेहनत कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप कामयाब हो जाएंगे. सो बेसिकली दिस इज द अमेरिकन ड्रीम. और इसी चीज को हमारे इस ड्रामा के अंदर भी देखा जाएगा कि किस तरह लोग झूठ बोल के, किस तरह लोग एक दिखावा करके कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊं, वो एक इल्यूजन के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे. लेकिन जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं. जिंदगी वैसी नहीं होती जिस तरह हम कह रहे होते हैं कि भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको सिला जरूर मिलेगा या आप एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे. जिंदगी है, जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन आती रहती है. लेकिन अमेरिका लोगों को एक यकीन दिला दिया, ख्वाब दिखा दिया कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब जरूर हो जाएंगे. तो इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं अमेरिकन ड्रीम के वो आपको अपने इस ड्रामा के अंदर नजर आएंगे. नंबर 2, अगर आप टाइटल को देखें डेथ ऑफ अ सेल्समैन, अब इसके अंदर आपको एक आर्टिकल नजर आ रहा है आ, और इसको ए भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं. ये इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स. अब इसके अंदर जो आर्टिकल यूज हुआ हुआ वो ए हुआ आ हुआ हुआ है. बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स की बात करें सो देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एंड द. जब द का यूज करते हैं इट मीन्स कि हमने जब एक चीज को प्रॉपर नाउन बनाना हो तब द यूज करते हैं, लेकिन उसी चीज को जब हमने कॉमन बनाना हो तो हम उसके साथ ए या एन का यूज करते हैं. जब कॉमन बनाना हो, सब की बात करने, जनरली तौर पे बात करने तो हम ये वाला आर्टिकल यूज करते हैं. सो इट मीन्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन. इसमें जो मौत होगी वो सिर्फ एक ही सेलमैन की नहीं होगी. उस एरिया के, उस जगह के, उस वक्त के जितने भी सेल्समैन होंगे जो जिंदगी से जंग कर रहे होंगे, जो कोशिश कर रहे होंगे, कोशिश के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो रहे होंगे, ये बेसिकली उन तमाम लोगों की मौत है. ये सिर्फ सेल्समैन की मौत नहीं है. उस वक्त जो भी कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, ये बेसिकली मौत सबकी है. सो दिस इज द सेकंड थिंग. नंबर 3, फैमिली रिलेशनशिप. आर्थर मिलर का एक अंकल था. जब अर्थर मिलर ने अपने अंकल की कंडीशंस देखी तो उसको फील हुआ कि जो इसका अंकल है वो भी अमेरिकन ड्रीम के पीछे ही भाग रहा है कि अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, अगर आप खूबसूरत और दिखने में अच्छे तो फिर भी आप कामयाब हो जाएंगे. उस अंकल के 2 बेटे थे और एक वाइफ थी. चार का वो एक चार फैमिली मेंबर्स को पूरी पूरी जो फैमिली वो मुश्तमिल थी. तो वो चारों के जो चारों कैरेक्टर्स है वो उठा के अपने इस ड्रामा के अंदर वो पुट कर देते और उन्हीं के गीत पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है. तो ये एक जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो रियल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो अपनी ही फैमिली के जो रिलेशन है वो हमें इस ड्रामा के अंदर वो दिखा दे. सो दिस वाज बेसिकली थर्ड थिंग. If we talk about the fourth thing के अंदर हमें एक फैमिली मिलती है. उस फैमिली का जो नाम होता है वो लॉमैन होता है. एक पूरे खानदान का नाम है लॉमैन. अब लॉमैन की जो स्पेल आपको नजर आ रहा है वो आ रहे होंगे LOMAN, लॉमैन. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो इनको दो के अंदर डिवाइड कर दें
लो को अलहदा कर दें, मैन को अलहदा कर दें। अब लो के साथ अगर मैं डब्ल्यू को ऐड कर दूं तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो सेम रहेगी, लो मैन, लेकिन मीनिंग के अंदर चेंज आ जाएगा। लो मैन, अदना आदमी, कम तर आदमी, छोटे तबके का आदमी। तो बेसिकली एक फैमिली का नाम है, नाम के अंदर ही उनकी जो कंडीशन है, उनका जो स्टेटस है, वो हमें नजर आ जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है, इस ट्रॉमा के बारे में ध्यान में रखिएगा। नंबर 5, नंबर 5 के अंदर ये चीज है कि इस ट्रॉमा के अंदर आपको 2 एक्स एंड 1 रिक्वियम मिलेगा। 2 एक्स और एक रेक्वियम के ऊपर पूरी की जो कहानी है वो हमें पता चलेगी। व्हाट इज बेसिकली रेक्वियम? रेक्वियम क्या होता है कि जब किसी की मौत हो जाती है, मौत के बाद का जो वक्त होता है, जब आप उसकी ताजियत करते हैं या आप उसकी यादों के अंदर दिन गुजारते हैं उसकी मौत के बाद, तो वो जो वक़्त होता है वो बेसिकली रिक्विएम कहलाता है। ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो कि लातीनी ज़ुबान के अंदर यूज़ किया जाता है। तो उसको इस ड्रामा के अंदर हिस्सा बना दिया है कि जब डेथ होती है सेल्समैन की, उसके बाद के वक़्त के जो उसके फैमिली मेंबर्स या जो दोस्त हैं, वो इसके बारे में किस तरह के ख़्यालात रखते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन रिक्विएम। सो दिस वाज़ द नंबर 5 थिंग। दीज़ आर द बेसिक्स वन। ये बुनियादी चीज़ें हैं, हर एक बंदे को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं जी सेटिंग की। सेटिंग के अंदर आपका वक्त भी आ जाता है और आपकी जगह भी आ जाती है कि किस जगह पे जो ड्रामा है वो परफॉर्म किया जा रहा है। अगर हम वक्त की बात करें तो 1940 वर्ल्ड वॉर टू का वक्त है, और जगह की बात करें तो ये जब मूव करके गए थे ब्रुकलिन के अंदर, वही जो शहर है, वही जो जगह है ब्रुकलिन, उसी का जिक्र यहाँ पे मिलेगा। हमें एक घर का जिक्र मिलेगा, एक ऑफिस का और एक होटल का, रेस्टोरेंट का। यहाँ पे जो ड्रामा है ना वो परफॉर्म किया जाएगा। तो ये थी इसकी सेटिंग। इफ यू टॉक अबाउट नरेशन, नरेशन की बात करें तो इसके अंदर जो नरेशन यूज की है वो थर्ड पर्सन यूज किया, ही शी इट दे, इन वर्ड्स का, इन प्रोनाउंस का यूज इस ड्रामा के अंदर किया गया। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को हम तक पहुंचाया गया। इफ यू टॉक अबाउट यौनरा, इस कहानी का यौनरा देखे तो बेसिकली इट इज अ ड्रामा। ये ड्रामा है। अब ड्रामा क्या होता है? ड्रामा एक रिटन स्क्रिप्ट होती है, उस रिटन स्क्रिप्ट को स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, तो वो आपका एक ड्रामा बन जाता है। अब ड्रामा के अंदर जो चीज है, हमें ट्रेजिडी मिलती है, एक ट्रेजिडी वाला ड्रामा है। ट्रेजिडी क्या होती है? ट्रेजिडी बेसिकली जो आपका मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट जिसको आप कहते हैं, उसकी एंड पे किसी वजह से, किसी रीजन से जो मौत हो जाती है, तो वो एक ट्रेजिडी बन जाती है। हीरो की जब मौत हो जाएगी तो वो ट्रेजिडी बन जाएगी। अब ट्रेजिडी के अंदर भी टाइप्स होती है। ट्रेजिडी बेसिकली कौन सी? ये बेसिकली एक मॉडर्न ट्रेजिडी। मॉडर्न ट्रेजिडी को समझने के लिए आपको क्लासिकल ट्रेजिडी का भी पता होना चाहिए, फिर आप मॉडर्न ट्रेजिडी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। व्हाट इज मॉडर्न ट्रेजिडी एंड व्हाट इज क्लासिकल ट्रेजिडी? लेट्स सी। अगर एक ड्रामा के अंदर एक हीरो है और हीरो एलिट क्लास से, कोई किंग हो, कोई प्रिंसेस हो, कोई प्रिंस हो, या किसी बड़े ओहदे पे फाइज हो, और वो प्रोटैगनिस्ट भी हो, और एंड पे उसकी मौत हो जाए हालात की वजह से, तो बनती है क्लासिकल ट्रेजिडी। लेकिन इसी के कंपैरिजन में, इसी के कंट्रास्ट में, जो हीरो हो वो लो क्लास का हो, जो हीरो हो वो मिडिल क्लास का हो, और उसकी मौत हो जाए, आम इंसान हो, उसकी मौत हो जाए, तो बेसिकली मॉडर्न ट्रेजिडी बनती है। तो इस ड्रामा के अंदर आप देखेंगे जो मौत होगी वो एक आम इंसान की होगी, एक सेलमैन की होगी, जिसकी वजह से ये जो ट्रेजिडी बनती है वो मॉडर्न ट्रेजिडी बनती है। अब नेक्स्ट जो चीज हमने डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट द कैरेक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं आपके कैरेक्टर्स को। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट पे जो हमारे पास कैरेक्टर आता है वो हमारे पास इस ड्रामा का प्रोटैगनिस्ट आता है, विली लॉमैन। जी, दिस इज द मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस ड्रामा, विली लॉमैन। अगर विली लॉमैन के बारे में बात करें, ही इज 60+ ईयर्स ओल्ड। आप 63 साल का भी इसको कह सकते हैं। 63 ईयर्स ओल्ड इसकी एज है, और ये बड़ा ही खुद गर्ज किस्म का आदमी है। अब ये ना काम खुद करता है और ना ही अपने बच्चों को करने देता है। काम छोटा मोटा करता है, लेकिन इसके जो ख्वाब है वो बहुत बड़े हैं। ये अमेरिकन ड्रीम के पीछे भाग रहा है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे, अगर मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। इसी चीज को जहन के अंदर सवार करता है, मेहनत करता नहीं है, सिर्फ कहता रहता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी गुजारता है वो बातों के लिहाज से गुजारता है, और ये मेमोरीज के अंदर अपने, इसका एक भाई होता है, उसकी यादों के अंदर ही गुजारता था, क्योंकि वो अमीर होता है, उसने कुछ बातें इससे शेयर की होती है, उन्हीं यादों के अंदर ये जिंदगी गुजारता था। सारी की सारी जो अपनी कहानी है ये फ्लैशबैक के अंदर ही गुजार देते हैं। और ये, इसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है, और जॉब से निकालने के बाद ये अपने कुछ दोस्तों से कर्ज भी लेता है,
कर्ज जब पे नहीं कर पाता या जो भी फैमिली इश्यूज होते हैं या जो इसने मेहनत की होती है इसको जब उसका रिवार्ड नहीं मिलता, एट द एंड ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि हालात का सामना नहीं कर पाता जिसकी वजह से एंड पे सुसाइड कर लेता है। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड कैरेक्टर, तो सेकंड कैरेक्टर हमारे पास जो आता है वो विली लोमैन की वाइफ आती है, लिंडा लोमैन। शी इज द वाइफ ऑफ विली लोमैन एंड शी इज वेरी केयरिंग, वेरी इनोसेंट एंड शी इज डोमेस्टिक वुमन। ये एक घरेलू खातून है और अपने हस्बैंड से इंतहा की मोहब्बत करती है, उसका ख्याल भी बहुत ज्यादा रखती है। शी इज कमिटेड, हर हाल में ये अपने हस्बैंड का साथ देती रहती है। और इसके दो बच्चे भी होते हैं और बच्चों के दरमियान और फादर के दरमियान ये हमेशा रिलेशन को कायम करने की कोशिश करते थे, किसी तरह से इनके दरमियान लड़ाई ना हो, किसी तरह से इनके दरमियान झगड़ा ना हो, किसी तरह से इनके दरमियान जुदाई ना हो। हर लिहाज से ये कमिटेड होती, हर लिहाज से ये अपने फैमिली मेंबर्स को आपस में जोड़ के रखना चाहती है। एंड पे जब विली लोमैन की डेथ होती है, शी सेज के वी आर फ्री, वी आर फ्री। हर एक करेक्टर कुछ ना कुछ विली लोमैन की डेथ के बाद या उसकी मौजूदगी में कुछ ना कुछ लाइंस बोलता है। तो जिसकी वाइफ है उसकी डेथ के बाद बोलती है वी आर फ्री, वी आर फ्री, अब हम आजाद हो चुके, अब हम आजाद हो चुके। ये नहीं कि उसके हस्बैंड की मौत पे वो ऐसा कह रही है, कि जब वो मर जाता है तो उसके जो दुख दर्द होते हैं वो उसी को डिनोट करके कह रही होती है कि अब हम आजाद हो गए, अब हम आजाद हो गए, जितनी भी हमारी मुश्किलात थी, मौत हो जाए तो हम उन तमाम चीजों से आजाद हो जाते हैं। जी, अब बारी आती है करेक्टर नंबर 3 की। द करेक्टर नंबर 3 इज बिफ लोमैन। लिंडे और विली लोमैन का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है बिफ लोमैन एंड ही इज 34 ईयर्स ओल्ड। 34 साल के एक बड़ा ही खूबसूरत अट्रैक्टिव सा ये लड़का है। अब इसकी सोच ये है कि अगर आप खूबसूरत हैं तो एक दिन आप कामयाब जरूर हो जाए। ये फुटबॉल का भी अच्छा खिलाड़ी है, दिखने में भी अच्छा है, लेकिन ये परमानेंट तौर पे कोई जॉब नहीं करता। कभी उधर काम कर दिया, कभी उधर काम कर दिया, कभी उधर काम कर लिया। और इसके अंदर एक बुरी आदत ये है कि ना ये चोरी बहुत ज्यादा किया करता है। फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ स्टडी के अंदर इसका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैट्रिक के अंदर मैथमेटिक्स में फेल भी हो जाता है। जब इसके फादर की डेथ होती है तो ये कहता है कि आई एम नॉट द लीडर ऑफ मैन, नाइदर यू फादर विल। तो ये कहता है कि मैं इंसानों का हुक्मरान नहीं, मैंने जिंदगी के अंदर इतना कुछ किया ही नहीं, तो मैं इंसानों का सरदार, इंसानों का लीडर नहीं बन सका जिस तरह फादर आप नहीं बन सके। तो बेसिकली जितनी भी इसने पीछे जिंदगी गुजारी होती है ना, इसको खुद की पहचान ही नहीं हो पाती कि बेसिकली इसके अंदर किस तरह के पोटेंशियल, किस तरह की खूबियां पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही ड्रामा खत्म होने वाला होता है तो ये बहुत ही एक मेच्योर किस्म का समझदार बन जाता है और इसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो समझ में आना शुरू हो जाती है। इफ वी टॉक अबाउट करेक्टर नंबर 4, तो करेक्टर नंबर 4 में हमारे पास इनका छोटा बेटा आता है जिसका नाम होता है हैप्पी लोमैन। हैप्पी लोमैन का जो रियल नेम होता है वो होता है हैरोल्ड। लेकिन ये बाहर से बहुत ही खुश मिजाज, खुश कैरेक्टर नजर आता है जिसकी वजह से लोग इसको ना हैप्पी हैप्पी कहते हैं। लेकिन ये दिखने में ही खुश नजर आता है, अंदर से ये बहुत ही उदास, बहुत ही परेशान रहने वाला कैरेक्टर है। बेसिकली इसकी जो नेचर है वो फ्लर्टी टाइप की है। जब भी किसी औरत को देखेगा उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दे। थोड़ा सा ये स्टेबल है, काम वगैरह करता है, बाहर से बस कुछ नजर आता है, अंदर से इस छोटी तौर पर ये खोखला है। अपने फादर की मौत पे ये कहता है कि आई एम गोना टू शो यू विले लोमैन डिडंट डाई इन वेन। कि विले लोमैन की जो मौत हुई है वो ऐसे मौत नहीं हुई है, वो फजूल मौत नहीं हुई। बेसिकली जो मौत हुई तो वो सारे के सारे लोगों की हुई है। वो कहता है कि मैं ये पूरी दुनिया को, सारे लोगों को इस चीज को दिखाऊंगा, इस चीज को लेके चलो। नाउ इट्स टाइम टू करेक्टर नंबर 5। करेक्टर नंबर 5 की बात करें तो विली नोमैन का नेबर है। नेबर के अंदर एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रह रहा था जिसका नाम होता है चार्ली। चार्ली एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है, एक खरा इंसान, साफ इंसान, दूसरों की मदद करने वाला, दोस्त नुमा मटेरियल है इसके अंदर, चार्ली के अंदर। और चार्ली विली नोमैन का एक बहुत अच्छा दोस्त भी। आप अंदाजा इस चीज से लगा लें कि जब विली को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ये उसको कर्ज भी देता है बगैर किसी गरज के कि मैंने इससे वापस लेना है। उसकी बहुत ज्यादा मदद किया करता था। और उसके एक दफा तो इसने इसको जॉब भी ऑफर की थी कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप मेरी कंपनी के अंदर काम कर लो। जो विली होता है वो उस जॉब से भी इनकार कर देता है। जब उसकी मौत होती है तो ये जो चार्ली होता है ये एक जुमला बोलता है कि नो बडी शुड ब्लेम दिस मैन, एज अ सेलमैन यू गेट्स ड्रीम, इट कम्स विद टेरिटरी। कि अगर आप एक सेलमैन है, आप एक लो क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर इस तरह के ख्वाब आते हैं कि आपने अमीर बनना है। ये एक नेचुरल चीज है कि जो गरीब बंदा होगा उसके इस तरह के ड्रीम आते रहते हैं। कोई बंदा इस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकता।
इफ वी टॉक अबाउट करेक्टर नंबर 6, तो करेक्टर नंबर 6 में हमारे पास जो करेक्टर आता है वो आता है बर्नार्ड का। बर्नार्ड इज द सन ऑफ चार्ली। चार्ली का बेटा है। ये भी बहुत कामयाब है। शुरू शुरू के अंदर ये इतना रिस्पॉन्सिबल केयरिंग नहीं होता, इतना कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है, एंड एट द एंड ही बिकम्स अ लॉयर। एक बहुत ही कामयाब लॉयर बन जाता है। और ये बिफ और हैप्पी का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। वो तो इतने कामयाब नहीं होते, लेकिन ये कामयाब अपने फादर की तरह कामयाब हो जाता है, और इसको अपनी कामयाबी का किसी किस्म का गुरूर भी नहीं होता। एक आम सी जिंदगी गुजार रहा होता है और एक सक्सेसफुल जिंदगी भी गुजार रहा होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर नंबर 7 आता है, और इस कैरेक्टर का नाम है बेन। बेन इज द ब्रदर ऑफ विली लॉमैन। विली लॉमैन का भाई है। इस कैरेक्टर का कहानी के अंदर कोई लिंक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ विली लॉमैन की यादों के अंदर ही आता है कि किस तरह से ये कामयाब हुआ था। बेन बेसिकली वाज सक्सेसफुल। ये दिनों के अंदर ही कामयाब हुआ था, बहुत कम वक्त लगा था इसको कामयाब होने में। बेसिकली इसने जो रूट पकड़ा था वो अमेरिका का, अलास्का का, अफ्रीका का पकड़ा था, जहाँ पे ये जो डायमंड्स है ना उनका कारोबार किया करता था। और ये अपने भाई के बारे में, सॉरी, एक लाइन कहा करता था जो कि बिली को अच्छे तरीके से याद थी। आई वॉक्ड इनटू जंगल एंड व्हेन आई वॉक्ड आउट आई वाज रिच। कि मैं जंगल के अंदर से गुजरा, मीन्स के मुश्किल वक्त से चलता रहा। जब मैं चलता रहा तो मैं जल्द ही कामयाब हो। ये एक लाइन थी जो कि इसका भाई बहन बोला करता था, जो कि इसको बहुत इरिटेट किया करती थी कि मेरा भाई दिनों के अंदर कामयाब किस तरह से हो गया। जी, नाउ इट्स योर कैरेक्टर नंबर 8। कैरेक्टर नंबर 8 का नाम है हॉवर्ड वैगनर। हॉवर्ड वैगनर इज द बॉस, द लीडर ऑफ विली लॉमैन। विली लॉमैन जिस कंपनी का काम कर रहा होता है, सेल मैनी का, ये वहां पे मालिक होता है, ऑनर होता है। और ये इसको इंसानों से कोई गरज नहीं है। बेसिकली ही इज द मैन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से बहुत मोहब्बत करता है, काम से बहुत मोहब्बत करता है। लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके वर्कर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ही डजंट केयर अबाउट दिस थिंग। इसको इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। वो अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, बुरा वक्त गुजार रहे हैं, उनको कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, इस चीज से उसको कुछ भी लेना देना नहीं। सिर्फ काम से और टेक्नोलॉजी से इसका लिंक है। If we talk about character number 9, तो character number 9 में हमारे पास एक anonymous character आता है जिसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ द वुमन के नाम से ये character हमारे पास आता है। बेसिकली द वुमन का जो रिलेशन है वो विली लॉमैन से होता है। एक इनलेजिटिमेट आप रिलेशन कह सकते हैं। जब विली लॉमैन अपनी जॉब की गरज से बोस्टन जाता है, तो बोस्टन में इसकी मुलाकात इस औरत से होती है, और ये एक होटल के कमरे के अंदर एक रात गुजारते हैं। और इसकी जो खबर है वो इसके बेटे को भी हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि आप मेरी माँ को धोखा दे रहे हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे जी कैरेक्टर नंबर 10 की, दैट इज स्टैनले। ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। स्टैनले स्टैनले कैरेक्टर एक वेटर है जी। इसके अंदर एक होटल, एक रेस्टोरेंट का जिक्र है जिसका नाम है फ्रैंक्स चॉप हाउस। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये लोग आया जाया करते हैं, और यहाँ पे एक वेटर काम कर रहा होता है जिसका नाम स्टैनले होता है। अब हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कैरेक्टर नंबर 11 और 12 दोनों के इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल सेम है। बेसिकली ये दो कैरेक्टर्स हैं, ये फीमेल्स हैं, और बहुत ज्यादा कॉल गर्ल्स, दोनों ही कॉल गर्ल्स या पार्टी गर्ल्स हैं। एक का नाम है मिसेस फोरसाइथ और दूसरी का नाम है लेटा। दोनों कॉल्स गर्ल्स हैं। आपको बताया था कि पीछे एक कैरेक्टर है हैप्पी, उसकी जो नेचर है वो फ्लर्टी टाइप की है। तो जिस रेस्टोरेंट के अंदर फ्रैंक्स शॉप हाउस के अंदर ये बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं, तो ये दोनों ना उस रेस्टोरेंट के आगे से गुजरती है। तो हैप्पी इन दोनों का एक एक करके ना हाथ पकड़ के फ्लर्ट करने के लिए उस रेस्टोरेंट के अंदर ले आते हैं। अब हम बात करते हैं जी अपने लास्ट कैरेक्टर की, जिसका नाम है जेनी। जेनी बेसिकली अ क्लर्क का सेक्रेटरी इन चार्लीज कंपनी। चार्ली जो कि एक बिजनेस कामयाब बिजनेसमैन है, उसकी कंपनी के अंदर ये सेक्रेटरी भी है, क्लर्क भी है, जिसका नाम जेनी होता है। सो दीज आर द 13 कैरेक्टर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। इसके अंदर एक और कैरेक्टर का भी जिक्र होता है जिसका नाम ओलिवर है। इसका इतना ज्यादा बेसिकली नाम तो नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर जेन में रख लीजिए कि ओलिवर नामी भी कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। ये 14 कैरेक्टर्स हैं जो आपको इस ड्रामा के अंदर डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट डायलॉग्स के जरिए आपको नजर आएंगे। कहानी को समझने के लिए आपको इन कैरेक्टर्स का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जी, कैरेक्टर्स के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस ड्रामा के थीम्स को। तो बेसिकली मैंने जो स्टोरी पढ़ी उससे मुझे जो थीम्स मिले हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। आप स्टोरी को पढ़े, आपको कोई थीम्स मिले तो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइए। So first thing that I get after reading this short story is self deception, खुद को धोखा देना। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली दूसरों को तो धोखा ही दे रहे हैं, वो अपनी जात को भी धोखा ही दे रहे होते हैं।
इस तरह से वो आपको कहानी के अंदर जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से चीज समझ में आ जाएगी। सेकंड थीम हमारे पास आ जाता है जी, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। थर्ड थीम हमारे पास आ जाता है फैमिली रिलेशनशिप। एंड द लास्ट वन वी हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। सो बेसिकली दीज आर द फोर थीम्स जो कि इसके जरिए पूरी की पूरी कहानी चल रही होगी। इसके अलावा इस कहानी के अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स भी आपको देखने को मिले। सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं इंशाल्लाह हम स्टोरी के अंदर भी डिस्कस करते जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई सिंबल जरूर मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेथ ऑफ सेल्समैन। इस तरह की चीजें इस ड्रामा के अंदर देखने को मिलेगी। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मस्ट देख लीजिएगा ताकि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो पहले से क्लियर हो सके और आप कहानी को अच्छे तरीके से समझ सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।